क्या हुआ 3 दिन? हो गया पूरा। मैग्नेटिक के दोनों चैप्टर हो गए, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट। सेकंड वाला थोड़ा बचा, 40 तक हो गए, बचे 20 अलग से आगे पूछ लेना, ठीक है ना। जिसके भी जो भी डाउट है अलग से आगे पूछ लेना। ईएमआई में मैंने आपको मोशनल ईएमएफ करवाया था। मोशनल ईएमएफ के साथ साथ में जब वो रॉड ओमेगा से रोटेट हो रही है वो भी करवा दिया था। और क्या कहते हैं, अलग अलग पॉइंट पे हिंजेस होते हैं वो भी करवा दिया था। चलो एक और क्वेश्चन कर लो। ये एक कंडक्टिंग वायर है, सेंटर पर एक रॉड हिंज कर रखी है इसे। इस कंडक्टिंग वायर की जो आपको रेजिस्टेंस है वो दे रखा है R ओम पर मीटर। इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल a है, ठीक बात। इसका रेजिस्टेंस R1 है। ये अगर ओमेगा से रोटेट होती है तो फाइंड करंट इन द वायर। जीरो, आंसर जीरो आ गया। फिर अगला क्वेश्चन आओ। जीरो आया नहीं आया? करंट को रास्ता देखो, यहां पर ये बैटरी ऐसे बन गई, अब अगर यहां से करंट आएगा तो करंट ऊपर जाके इधर आ जाएगा, करंट इधर जाके इधर आ जाएगा, लेकिन करंट को रास्ता तो दो वापस से, ठीक बात है। करंट कितना हो जाएगा? जीरो। लेकिन अब मैंने क्या किया है, तो ए पार्ट है, इसका आंसर तो क्या हो गया? जीरो। समझे या नहीं समझे? यस और नो? नहीं आया? आ गया। अब देखो मैंने इसके बी पार्ट में क्या कर दिया है, इसका रेजिस्टेंस कुछ R2 ले लो। अब कैसे करेंगे? अभी एग्जैक्टली अभी ये वाला सर्किट हो जाएगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अभी भी बताओ, इस कंडक्टिंग वायर में कोई रेजिस्टेंस होगा क्या? कोई करंट होगा क्या? नहीं, कोई करंट नहीं आएगा इसके अंदर। क्यों? अब सर्किट कैसा बन चुका है, ये EMF E1, ये रेजिस्टेंस R1। तो अभी बी पार्ट के अंदर सेम फाइंड करंट इन द वायर, नहीं, फाइंड करंट इन R1। R1 में कितना रेजिस्टेंस, R1 रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा? E1 विल बी इक्वल टू I इनटू R1। और ये R2 कैसे लगे हुए हैं? सबको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं समझ आ रहा है? देखो ना जैसे कौन से वाले सर्किट में करंट चल रहा है, इस वाले के अंदर। अभी भी बाहर वाले के अंदर जो रिंग वाला है, जो सर्कल वाला है, उसके अंदर कोई करंट नहीं आएगा। फाइन। और E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ बी इंटू रेडियस क्या है इसकी कंडक्टिंग वायर की, इक्वल टू। इस टाइप के क्वेश्चन आपको HC वर्मा के अंदर मिलेंगे थोड़े बहुत, ठीक है।
एक क्लास अपन फिर पीछे हो गए। एक्चुअली कल ही आने वाला था मैं, बट हुआ क्या, ट्यूसडे को मैं जहाँ पर गया था वहाँ पर ऐसे ओले गिरे, ऐसे ओले गिरे, कुंभल गए मतलब आई वाज लाइक ठीक है, हम लोग को निकलना था शाम को 3 या 4 बजे, और 3 बजे से लेके 7 बजे तक बारिश, आंधी, तूफान, ओले, तो हम लोग नहीं निकल। एनीवेज, बट क्या कहते हैं, मैंने ऐसे जीवन में मेरे ऐसे ओले नहीं देखे आधे पौन घंटे तक। आप लोगों ने भी कोई ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे कि ऐसे पूरी रोड ऐसे पूरी वाइट हो गई, लिटरली मैंने देखी है सामने से, ऐसे बड़े बड़े साइज के ओले गिर रहे हैं। मतलब अगर आप सोचोगे अच्छा वाह स्नोफॉल है, हाथ ऐसे करो, हाथ पे लगेगी अच्छी खासी, क्योंकि स्पीड कितनी होगी सोच के देखो आप, ग्रेविटी कितना डिस्टेंस से हाफ E=U+80 वाली चीज लगा रही होगी ना। चलो आ जाओ, समझ गए ये एक थोड़ा सा सवाल था, सवाल आपको एक्चुअली मिलेंगे, मिटा दो, हाँ लिख लो, ये बी पार्ट से यहाँ से आई आ जाएगा, फाइंड करंट इन R1 रेजिस्टेंस। डन, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं है। अच्छा हाँ सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी ना, इनटू द प्लेन ऑफ द पोल। हाँ वो गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बना देना भाई। t बराबर 0 पर इस रॉड को वेलोसिटी दी है v1, t बराबर 0 पर इस रॉड को वेलोसिटी दी है v1, इस रॉड का मास m है, इस रॉड की लेंथ l। बताओ इस चीज को मेरे को एनालाइज करना है, और इन शॉर्ट आई वांट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या रॉड की वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होगा? क्या रॉड की वेलोसिटी समय के साथ में बदलेगी? सोचो क्यों, कौन सा फोर्स लग रहा है? कौन सा वाला? मैग्नीट्यूड BAL वाला। तो क्या करेगा फोर्स, इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? हाँ कम करेगा 100%। तो कम करेगा मतलब वेलोसिटी सबसे पहले बहुत ज्यादा है, फिर धीरे धीरे करके रुक जाएगा, तो मतलब टाइम का कोई फंक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ टाइम का फंक्शन क्या होगा, करो। हाँ जी, कम कैसे करेगा? देखो ध्यान से, ये v1 t बराबर 0 पर है, ठीक है। तो बताओ मेरे को इस इंस्टेंट पर इसका मोशनल ईएमएफ बन जाएगा? हाँ, मेरे को पता है कि अगर एक रॉड को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कर देते हैं तो उसके ऊपर एक मोशनल ईएमएफ आता है। क्या है उसका फॉर्मूला? क्या होता है? BLV। हाँ यार होता है। तो बताओ मेरे को BLV, सारे पॉजिटिव किस तरफ भागेंगे? B क्रॉस B, सारे पॉजिटिव ऊपर की तरफ भागेंगे और सारे नेगेटिव नीचे की तरफ भागेंगे। तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, क्या मैं बोल सकता हूँ? इस टाइप का हो जाएगा। अगर ये सर्किट इस टाइप का हो जाएगा तो करंट कैसा चलेगा इसमें? I।
अगर करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो आई की डायरेक्शन में एल क्रॉस बी फोर्स किस तरफ लगेगा? लेफ्ट की तरफ। और अगर लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। हाथ घुमाओ। पहले q इंटू वी क्रॉस बी से देखो पॉजिटिव कहाँ भग रहे हैं? ऊपर भग रहे हैं, तो ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल, फिर करंट आ जाएगा पिक्चर में। तो एट एनी इंस्टेंट t क्या मैं ऐसा पिक्चर बना सकता हूँ? ये यहाँ पर आ चुका है, ये टाइम कुछ टाइम t पर है, इसकी वेलोसिटी होगी ये v, उस समय पर करंट ऐसा है I, तो बताओ I की वैल्यू क्या हो जाएगी? v L v। इस इंस्टेंट पर क्या मैं बोल सकता हूँ हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हर इंस्टेंट पे ईएमएफ चेंज हो रहा है, BL v1 BL v अपॉन रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इधर वाले का लेफ्ट वाले का कैपिटल आर, ये करंट हो गया। और करंट ऊपर की तरफ है तो इधर फोर्स कितना लग रहा होगा पीछे की तरफ? ILB का, तो फोर्स विल बी इक्वल टू MA इक्वल टू ILB। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब बताओ मेरे को, अगर मैं I की जगह ये वाली चीज रख दूं तो MA इक्वल टू BL का होल स्क्वायर इनटू V अपॉन R। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं है? हाँ या ना? किसी को कोई आपत्ति? आई होप नहीं है। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं यहाँ पर ऐसे वेक्टर साइन लगा दूंगा तो एक माइनस लगाना पड़ेगा मेरे को। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी राइट की तरफ है और एक्सेलरेशन फोर्स लेफ्ट की तरफ है, तो एक नेगेटिव आएगा ही आएगा। और मैंने इसको एक्सेलरेशन को लिख दिया dv अपॉन dt इक्वल टू माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m इंटू आर इंटू v। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब थोड़ा इधर उधर अरेंज कर दो, dv अपॉन v इक्वल टू माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन m इंटू आर इंटू dt। अगर मैं इंटीग्रेट करूं t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है? किसी टाइम t पर वेलोसिटी कितनी है? v। फंक्शन आ जाएगा, इंटीग्रेट कर लेना, जो निकालना था वो आ गया है, कॉपी कर लो फटाफट। समझ आई बात या नहीं आई? डन। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मेरे को जो फंक्शन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? ln v अपॉन v1 इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू t, और ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? नहीं, ये है कांस्टेंट की वैल्यू। और अगर थोड़ा सा और अच्छे से रीअरेंज करूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ v इक्वल टू v1 e की पावर माइनस cp, ऐसा कुछ आ गया फंक्शन।
और अगर मैं इसका ग्राफ भी बनाना चाहूं तो ग्राफ कैसा आएगा? तो कब वेलोसिटी जीरो होगी? जब t की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, दैट इज समझ गए? तो ग्राफ कैसा आएगा? एक्सपोनेंशियल कर्व। कॉपी कर लो। सब कुछ कॉपी कर लो तो बताना। ईएमआई के सवाल किए वो एचसीवी के डिस्कस हो गए थे पहले 20, और शीट के कुछ सवाल लगाए अब तक? शुरू कर दी शीट करनी? कर देना शुरू। एक मिनट रुको, गेट बंद करके आता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, अब तक अपन लोगों ने जो आपने फॉर्मूला सीखा है, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या ये फॉर्मूला होता है? हमारे फैराडे साहब ने दिया था ये फॉर्मूला। फाई को मैं, फ्लक्स को मैं बी डॉट ए लिखता हूं तो इसका फॉर्मूला क्या आता था? याद करो, एरिया इंटू डी बी अपॉन डी टी माइनस बी इंटू डी ए अपॉन डी टी। अपन ने इसको पिक्चर में लेके तो बहुत सारे सवाल कर लिए। बहुत सारे सवाल बोले तो याद करो, इसकी एंट्री हो रही, तो ये वाला एरिया कंटिन्यूसली जो अंदर जा रहा है वो बदल रहा है। हाँ यार, याद आया? या फिर ये कुछ इस टाइप का ऐसे घूम रहा है, ये इसके अबाउट, ये भी यही तो था, ये सब। या फिर अभी जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे कि ये रॉड यहाँ पर ऐसे पड़ी, ये इधर जा रहा है, तो यहाँ का जो एरिया है वो चेंज हो रहा है। पिक्चर तो वही है लेने के। हाँ यार, तो ये सारे जो अपन ने सिचुएशंस देखी, वो सारी सिचुएशंस किसको लेके थी? एरिया को चेंज कर रहे थे अपन। अभी तक मैंने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं किया, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूंगा और एरिया को कांस्टेंट रखूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, और अगर मैं फ्लक्स को और अच्छे से देखूं तो ये होता है बी ए कॉस थीटा। तो अब तक मैंने सिर्फ एरिया को चेंज किया है, अब मैं बी को चेंज करूंगा और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे लास्ट में जाके कि हाउ डज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज क्रिएटेड। एसी से, ऑल्टरनेट एसी जनरेटर, उसमें क्या करते हैं अपन? उसको घुमाते हैं तो थीटा चेंज कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ। अब मैं इस कॉइल को घुमाऊंगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और एरिया वेक्टर ये रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में ये एंगल रोटेट हो रहा है, तो वहां पर मैं बी ए कॉस ओमेगा टी लिखूंगा और फिर डिफरेंशिएट मारूंगा, तो बी ए को तो कांस्टेंट ही रखूंगा, कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करके माइनस साइन ओमेगा टी करूंगा। याद करो, बात कुछ याद आ रही है? हाँ है ना? तो वहां पर मैं क्या करूंगा? इस थीटा को चेंज करूंगा। तो भाई फ्लक्स को चेंज अपन कैसे कर सकते हैं? या तो एरिया को चेंज करके, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, या फिर थीटा को चेंज करके। अब आप बोलोगे कि क्या तीनों को चेंज करके भी अपन कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन अगर तीनों को मैं एक साथ चेंज करूंगा तो पिक्चर में आएगा पार्शियल डेरिवेटिव।
तो पिक्चर में आएगा पार्शियल डेरिवेटिव कि पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इन दोनों को कांस्टेंट मान के फिर इसका करेंगे। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, समझ रहे हैं? हमारे सिलेबस में क्या है, या तो अकेला एरिया को बदल दो, या फिर अकेला बी को बदल दो, या फिर जनरेटर थीटा को बदल दो। अब तीनों को चेंज करके क्या होता है ये हमारे सिलेबस में, ये आगे की बातें हैं, सारी बात समझ में आ गई। लेकिन अपन ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं तीनों को अलग अलग चेंज करके, किन्हीं दो को चेंज करके, किन्हीं तीन को चेंज करके, एज यू विश। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपके सिलेबस में ही नहीं, ठीक है ना? आपके सिलेबस में क्या इंडिविजुअल, इसको ही हैंडल कर लो, बहुत बड़ी बात, ठीक है? अब मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर लोगों के दिमाग में क्या सवाल आया कि यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहा हूँ, बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो वेरी हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या होता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने हेडिंग लिखी है। ये वो जो आपने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है ना, वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, थोड़ी सी अलग होती है, इसके कुछ अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। तो यू कैन नॉट मिक्स दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड के भाई वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो कंजर्वेटिव नेचर की होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो उसका क्या था, वो कभी भी जहां से निकलती है वापस से घूम के वहां पर नहीं आती है। लेकिन ये अभी ऐसा आप पढ़ेंगे कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विल फॉर्म क्लोज लूप, वो कैसे होगी अभी अपन समझ जाएंगे, क्यों होगा वो सब समझ जाएंगे। बट डोंट मिक्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विद दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, बस नाम में वो जो दो अक्षर आते हैं वो सेम। बात समझ में आ गई? हाँ यार, चलिए तो हेडिंग डाल दी आपने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके अंदर एक सबसे पहली लाइन लिखेंगे, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड। बेटर है ना अपन मैग्नेटिक फील्ड लिखे, क्यों? क्योंकि आप ये भी तो बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ में तो एरिया की वजह से भी वेरी होता है, लेकिन उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है नहीं। तो क्या बोला है मैंने, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ब्रैकेट में लिखो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड के बदलने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा है। तो उसमें लिखेंगे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ब्रैकेट में ले मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। विल प्रोड्यूस मैंने एग्जांपल के तौर पे dV अपॉन dt की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है ना, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये क्या है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, अंदर जाने वाली रेखाएं भी इंक्रीज हो रही है। पहले 2 थी, फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई। तो क्या होगा, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। यस, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो कंडक्टिंग वायर है इसमें एक ईएमएफ पिक्चर में आएगा? हाँ यार, बताओ उस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, माइनस एरिया dV बाई dt। अब यहाँ पर मैंने आगे जाके ये जो माइनस b इंटू dA अपॉन dt है इसको 0 कर दिया, क्योंकि एरिया तो चेंज नहीं हुआ है। तो EMF की वैल्यू कितनी आ गई, इस कंडक्टिंग वायर में एक EMF जनरेट होगा, उस EMF की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस a इंटू dB अपॉन dt। अब a कौन सा वाला एरिया ले लूंगा, ये पूरा एरिया ले लूंगा। हाँ ये पूरा एरिया ले लूंगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब EMF तो क्या होता है, व्हाट इज EMF, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर, तो अब वो समझ नहीं आ रहा कि अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है तो उसका नेगेटिव टर्मिनल क्या है और उसका पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, समझ में आ रही है? बट लेंज लॉ क्या बोलता है कि अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर समय के साथ में बढ़ रही है क्रॉस,
अगर क्रॉस अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो एक डॉट क्रिएट करे। करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो एक डॉट क्रिएट करे। अब बताओ, अगर करंट क्लॉकवाइज होगा, अगर करंट क्लॉकवाइज होगा तो वो तो और क्रॉस दे देगा। अगर करंट क्लॉकवाइज होगा तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड को और राइट की तरफ इस तरीके से घुमा के क्रॉस दे देगा। तो क्या ये लेंस लॉ का वायलेशन हो जाएगा? जी हाँ। मतलब करंट कैसा होगा? डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज समझ आई कि मैंने यहां से जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज बोल दिए यूजिंग लेंस लॉ। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं इस पर्टिकुलर कंडक्टिंग वायर के अंदर जो एक पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस क्यू का, वो कैसे घूम रहा होगा? इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, यस और नो। अब एक चार्ज पार्टिकल है, अगर उसको चलना है एक सर्कल में या फिर कहीं पर भी एक छोटे से डी टाइम इंटरवल के लिए इस चार्ज पार्टिकल का अगर मेरे को मोशन कराना है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बदौलत ही मोशन करता है। मैं यहाँ पर मैंने एक चार्ज पार्टिकल छोड़ दिया तो ये मोशन करेगा नहीं। अगर मैंने वहां से लेके यहाँ पर दो कैपेसिटर की प्लेट लगा दी, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये जो चार्ज पार्टिकल था वो किस तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करेगा, हाँ या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल का मोशन जिस रास्ते पे हो रहा है वो रास्ता कैसा है? सर्कुलर। वो रास्ता कैसा है? सर्कुलर। तो ये चार्ज पार्टिकल भी गोल गोल घूमेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर QE का फोर्स लगेगा तभी तो वो ऐसे घूमेगा, हाँ या ना? ये बात समझ आई या नहीं आई? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? क्लोज लूप बनाएगी। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ या ना? तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पुरानी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग होती है, ये एक क्लोज लूप बनाती है। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है। इट इज ऑलवेज फॉर्मिंग क्लोज लूप, पुरानी वाली नॉट फॉर्मिंग क्लोज लूप। तो ये जो E है, दिस इज माय इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो EMF तो क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ डेल्टा V है। अब मेरे को एक और फॉर्मूला पता है कि EMF इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल ये वाला फॉर्मूला भी होता है, हाँ या ना? अब एक बात बताओ मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, हाँ या ना? और ये पार्टिकल भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है छोटे से टाइम इंटरवल के लिए। तो क्या मैं यहाँ पर EMF की जगह ऐसे लिख सकता हूँ E इंटू डेल्टा R, और डेल्टा R कितना होगा यहाँ पर? इसकी सरकमफेरेंस, हाँ या ना? मैं यहाँ पर EMF को ऐसे तो लिखूंगा इंटीग्रेशन E डॉट dr। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो E इंटू 2 पाई रेडियस है इतनी, और अगर मैं E इंटू 2 पाई R इक्वल टू माइनस एरिया कितना लिख दूंगा? पाई R स्क्वायर dV बाई dt। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया? पाई से पाई कटा R अपॉन 2 dV अपॉन dt। ये चीज समझ आई या नहीं है? हाँ यार, कि यहाँ पर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? इतना। उसकी डायरेक्शन कैसी है? क्लोज लूप। और डायरेक्शन कैसी है? टेंजेंशियल। और ये कैसी होती है? नॉन कंजर्वेटिव होती है। ये बात आपको याद रखनी है। नॉन कंजर्वेटिव कैसे हुई? याद रखना है। जैसे आपने वहां पर याद किया था कि हाँ भाई ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, याद ही तो किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, याद ही तो किया था। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है? नॉन कंजर्वेटिव। पक्का? कॉपी कर लो। हाँ, कहाँ पे माइनस आएगा? अरे हाँ, तो माइनस लिख दो, फिर वो माइनस यहाँ इस माइनस को खा जाएगा। समझ गए? ओवरऑल ये हो गया इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पर बता दिया है। आप लोग के एग्जाम्स की डेट्स नहीं आई ना अब तक, बट नोटिफिकेशन तो आया था कुछ की आने वाली है।
ये सब एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एनसीईआरटी में नहीं है। Induced electric field forms closed loop. Induced electric field is non-conservative force field. ये सब लिखेंगे। मिटा दो। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस लूप के अंदर जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी उस लूप का रेडियस अपॉन 2 इंटू डीबी अपॉन dt। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। और ये देख रहे हो यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ। ये dr क्या है, मैं यहाँ से यहाँ इतना से ये dr मूव किया हूँ, ये dr समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तभी तो इंटीग्रेशन ऑफ dr 2πr लिखा है पूरा। और हम ऑलरेडी इतनी बार सीख चुके हैं कि जो करंट का डायरेक्शन होता है उसी के अलोंग हम लूप लेते हैं। हाँ यार, एम्पियर साहब सिखा के गए थे। चलो, क्या हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है? ऑफ कोर्स हाँ, दो कैपेसिटर प्लेट है, बीच में हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। तो सवाल ये आता है आप दिमाग में, क्या हवा में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है? हाँ हो सकती है। क्या हवा में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है? हाँ हो सकती है। क्या हवा में करंट हो सकता है? हाँ हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। आगे जाके आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट करंट नामक टॉपिक पढ़ोगे। उसमें क्या होता है, हवा में करंट आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो क्या यहाँ पर ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने क्या बोला, इस लूप के अंदर है, इसके अंदर और इसके बाहर भी कोई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? नेचर है, नेचर लव्स सिमेट्री। भाई नेचर का जो लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया है। और ईएमआई के अंदर वो लॉ क्या है, किस नाम से जाना जाता है? लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोलता है, अगर कुछ भी बदलाव होगा तो अपोजिशन होगा, दैट इज फॉर श्योर। तब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं कंडक्टिंग वायर है, तो अगर मैं इनसाइड किसी पॉइंट पर बात करूं, अगर मैं यहाँ सेंटर से इस पॉइंट P1 पर बात करूं जो R1 डिस्टेंस पर है, बताओ व्हाट इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1? ये क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये लो, ये मैंने एक लूप ले लिया। यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इंटू 2πr1 इक्वल टू, अब क्या मैं बोल सकता हूँ, अब एरिया ये वाला ही लूंगा क्योंकि सिर्फ इसके अंदर बदलाव का इस लूप को मतलब होगा। हाँ या ना? अब बाहर तो कुछ भी उसको मतलब ही नहीं है। इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर dB अपॉन dt। dB अपॉन dt तो यूनिफॉर्म है ना,
पूरे के अंदर। तो यहाँ से E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 इंटू dB अपॉन dt, और एक 2 और आ गया। ये चीज समझ आई या नहीं आई? हाँ या ना? तो अगर मैं 0 से लेके स्मॉल r तक की बात करूं तो ग्राफ तो कैसा है? क्या मैं बोल सकता हूं अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन लीनियर है? r बराबर रेडियस कैपिटल R जो भी होगी इसकी, हाँ यार। फिर इसके आगे क्या होगा? और देखो बात सुनो, यहाँ पर है तो एयर, यहाँ पर क्या थी, ये रॉड, रॉड के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री प्रोटॉन्स होते हैं, हाँ, तो वो सारे के सारे चार्ज पार्टिकल घूमने लग जाएंगे। यहाँ पर एयर है, एयर के अंदर भी तो कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे भाई। कंडक्टिंग रॉड में अगर 1 लाख फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या 1 लाख फ्री प्रोटॉन्स है या 1 लाख चार्ज पार्टिकल्स हैं दैट आर रेडी टू मूव, तो यहाँ पर भी जो 100 होंगे हवा के अंदर कुछ तो होंगे, हाँ या ना? आखिरकार हवा के अंदर मतलब बोले तो कोई मीडियम, अगर कोई मीडियम है तो कुछ ना कुछ एटम होंगे, और कुछ एटम होंगे तो उन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे ही होंगे, गारंटेड है। तो वो देखो हवा के अंदर भी जो एटम्स हैं, हवा के अंदर भी जो प्रोटॉन्स हैं, वो भी क्या कोशिश कर रहे हैं, वो भी इस तरीके से घूमने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो बदलाव आया है हम उसको अपोज करें। समझ रहे हो मेरी बात को? आया ना? अपोजिशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बाहर भी है। अपोजिशन यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाहर भी है, लेकिन यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स बहुत सारे हैं तो इनका अपोजिशन डोमिनेट कर जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये अपोजिशन नहीं प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पर अगर मैं, ये तो मैंने इनसाइड बात करी है, दिस इज इनसाइड। अगर मैं आउटसाइड की बात करना चाहूँ तो, अगर मैं आउटसाइड की बात करना चाहूँ तो एट पॉइंट P2 इंटू 2 पाई R2 इक्वल टू एरिया कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर इंटू dB अपॉन dt। ये चीज समझ आई या नहीं आई? अब जो फ्लक्स में वेरिएशन आएगा वो तो सिर्फ इस एरिया में आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो आउटसाइड पॉइंट है P2 जिसकी ये वाली रेडियस है R2, अब यहाँ पर अगर मैं एक ऐसा लूप कंसिडर करूं तो एरिया तो सिर्फ यही वाला होगा जिसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है। बात समझ आई या नहीं आई? तो RHS में सिर्फ इसकी रेडियस ही आ जाएगी। अरे नहीं आ रहा है, आ रहा ना इजी। अब LHS के अंदर तो क्या है, EMF है, इंटीग्रेशन E और dr का डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड पॉइंट पे होगी तो ऐसी, ऑल्दो यहाँ बाहर हवा है, कोई ज्यादा चार्ज पार्टिकल होंगे नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यहाँ पर जो भी थोड़े बहुत भी चार्ज पार्टिकल है वो अपोजिशन नहीं दिखाएंगे। अपोजिशन तो दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि लेंज लॉ तो क्या बोलता है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, रेजिस्टेंस टू चेंज। वो थोड़ी ना बदल जाएगा कि भाई कंडक्टिंग रॉड है तो ही लेंज लॉ लगता है, नहीं, लेंज लॉ इज अ लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ नेचर, वो थोड़ी ना बदलेगा। बात समझ आई? तो आउटसाइड पॉइंट R स्क्वायर अपॉन 2R2 dB अपॉन dt। तो बताओ मेरे को, फॉर आउटसाइड पॉइंट इट इज वेरिंग लाइक, यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r है और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। समझ गए या नहीं समझे? तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का इनसाइड एंड आउटसाइड वेरिएशन आ गया। समझ गए? पक्का? कितने लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ था? एक, बस एक कॉपी कर लो। सात आठ सवाल देखो ना, 60-40 का रेशियो है, ठीक है ना? 25 सवालों का 60% कितना हुआ, लगभग 13 से 14। अब दोनों किताबों में बांट लो, इसमें थोड़ा ज्यादा होगा, 8 इसमें है तो 6 उसमें होगा। समझ रहे हो सकता है 7 इसमें हो जाए, 7 इसमें हो जाए 14 में से। अब वो एक दो सवाल का कुछ गारंटी नहीं ले सकते।
लेकिन अपन इस चीज की गारंटी ले सकते हैं कि अगर सवाल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का आएगा तो अपन अटेम्प्ट जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो होने वाले सवाल थोड़े कंसेप्ट्स होते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, वो सारे कंसेप्ट याद रख लोगे, चीजें क्या होती है समझी भी होगी, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का सवाल निकल जाएगा। सवाल फंसता है वो मैकेनिक्स का फंसता है, मॉडर्न फिजिक्स का फंसता है, बाकी निकल जाता है। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में वो कैलकुलेशन में भी मार सकता है आपको, और कंसेप्चुअली तो मार ही सकता है, ये कंसेप्चुअली भी सवाल टेढ़ा हो सकता है। डन। डन। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सेल्फ इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्शन से पहले एक सवाल कर लेते हैं। चलो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक सवाल कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि dv अपॉन dt की वैल्यू कुछ b0 है। फाइन, दिस इज व्हाट रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, b0 गॉस पर सेकेंड, b0 टेस्ला पर सेकेंड, ये आपको दी हुई है वैल्यू b0। यहाँ पर एक ये मेटल की रॉड है। क्वेश्चन है ये इसका सेंटर है, ये रेडियस कैपिटल आर है, और रॉड की लेंथ कितनी है स्मॉल एल, और ये वाली जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है स्मॉल डी। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड, find EMF induced in the rod.
अरे बिना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कर सकते हो आप, आसान है। देखो इधर अब सत्य, किसी के दिमाग में कुछ आया थोड़ा बहुत कुछ कभी? चलो एक बात बताओ मेरे को, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? ये होता है, हाँ यार ये सबको पता है। क्या है ये? ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहे से वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला तो यही रहेगा। हाँ यार अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर अगर अंदर की तरफ जाने वाली क्रॉस लाइनें इंक्रीज हो रही है तो वो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। हाँ यार तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ये होगा। अब यहाँ पर मेरे को रॉड के अलोंग चलना है, तो इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा वाला कंपोनेंट लूंगा? अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करना चाहूँ यहाँ पर, तो बताओ मैं कहाँ से कहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस चाहता हूँ? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड। मतलब मेरे को इस ई का इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा? इस ई का एक नीचे की तरफ आएगा और एक इधर की तरफ आएगा। ये वाला अगर मैं मान लेता हूँ कि ये वाला एंगल थीटा है, तो बताओ मेरे को ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। ये बात समझ आई कि यहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा? इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? R/2 into V naught। ये मेरे को पता है, ये बात समझ आई है। हाँ और क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर टेंजेंशियल है, मेरे को पता है, तो इसका इस डायरेक्शन में तो कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। अब इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा तो यहां से लेके यहां तक तो कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आना चाहिए। बात समझ आई या नहीं आई? सिमिलरली यहां से लेके यहां तक भी पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर ये ट्राइंगल को कंसीडर कर लूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस ट्राइंगल के अंदर जो भी फ्लक्स इंड्यूस होगा उसका ईएमएफ इस रॉड पे ही बैठेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट है ही नहीं और मेरे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। तो यहाँ पर along radial direction there will be no induced EMF. The only induced EMF will be along the third line of this particular triangle. ये एक चीज समझ आई? हाँ यार तो बताओ मेरे को इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट। ये तो एरिया हो गया, मल्टीप्लाइड बाय dB अपॉन dt क्या हो जाएगा? B नॉट। तो ये EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड आ गया। बात समझ आई? ये आंसर तो मैंने कहाँ से निकाल दिया डायरेक्टली? चेंज इन फ्लक्स। बात समझ आई या नहीं आया? नहीं आया ना? ये नहीं आया ना? देखो ध्यान से, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? B डॉट A। ठीक बात। तो यहाँ पर मैंने ये ट्राइंगल ही क्यों कंसीडर किया है? ट्राइंगल इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि मेरे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? टेंजेंशियल। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट राइट की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट राइट की तरफ और एक और कंपोनेंट नीचे की तरफ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर ये जो पर्टिकुलर लेंथ है C से लेके ये पॉइंट P है, CP लेंथ के परपेंडिकुलर है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं P से C की तरफ मूव करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और मेरा dr वेक्टर ये है। तो बताओ मेरे को डॉट प्रोडक्ट में cos 90 आ जाएगा। मतलब देयर विल बी नो इंड्यूस्ड EMF in direction of PC. Similarly in direction of CQ again angle 90 डिग्री। दिख रहा नहीं दिख रहा है? हाँ मतलब मेरे को तो सिर्फ P से Q की बदौलत बात करनी है। तो अगर मेरे को सिर्फ P से Q की बदौलत बात करनी है तो इस ट्राइंगल को मैंने ध्यान से देखा तो यहाँ पर इधर कुछ भी इंड्यूस्ड EMF नहीं है, इधर कुछ भी इंड्यूस्ड EMF नहीं है। तो इस पूरे एरिया में जो भी फ्लक्स का चेंज आ रहा है वो फ्लक्स के चेंज की वजह से जो इंड्यूस्ड EMF आ रहा है वो रॉड के अंदर ही आ रहा है। अब वो रॉड के अंदर ही आ रहा है तो मैंने ये वाला एरिया बोला, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? एरिया तो फिक्स है, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ L इनटू D। ये तो एरिया हो गया इनटू dB अपॉन dt विल बी इक्वल टू EMF।
बात समझ आ गई या नहीं? और dB अपॉन dt की वैल्यू कितनी है? b नॉट, तो b नॉट l इंटू d अपॉन 2 इज माई आंसर। ये तो मैंने कहा से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक छोटा सा कंसेप्ट क्या था कि वो टेंजेंशियल होता है, इधर कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, उस वाले कंसेप्ट को यूज किया। बात समझ आई? पक्की बात? एकदम बराबर, कॉपी कर लो। पी एंड सी के अलावा पोटेंशियल कांस्टेंट है ही नहीं। पी एंड सी के अलावा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैं मोशन कर रहा हूँ पी से सी की तरफ, उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल 90 डिग्री, तो वो चीज जीरो होगी। सर अगर ऐसे कोई कंडीशन होती है कि अगर वहाँ जीरो नहीं होता तो उसको हमें ऐड करना पड़ता है ना रॉड वाले के साथ। जीरो क्यों? अच्छा आप बोल रहे हो कि एंगल नहीं होता, कुछ 90 के अलावा कुछ और होता। हाँ तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो पोटेंशियल कम होता है, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा। अगर मैं अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलूंगा तो ऐड करूंगा। डिपेंड कर रहा है ना कैसे मूव कर रहा हूँ। जेई के अंदर इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर आई डोंट थिंक सो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई क्वेश्चन आ सकता है। बट ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने दो कैरेक्टर याद कर लो, कौन कौन से? क्लोज लूप, नॉन कंजर्वेटिव। और फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर उसका यूज एप्लीकेशन है कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेंजेंशियल होती है, तो मैंने यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल लेके परपेंडिकुलर मोशन किया तो कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं दिखा। सर डिग्री जीरो है क्योंकि 90 डिग्री है। एग्जैक्टली यस। तो इसका मतलब तो ये हुआ पी और सी का पोटेंशियल सेम है। हाँ ठीक है, फिर सी और क्यू का भी सेम है। ऐसे थोड़ी ना करेंगे, उतार थोड़ी ना है कोई, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आया। अब ऐसे तो आप बोलोगे कि यहाँ पर ये जो P पॉइंट है और ये जो Q पॉइंट है, ये तो ऐसे नीचे कंडक्टिंग रॉड से जुड़ा हुआ है, तो आप ऐसे ना बोलोगे। मैं तो इस रॉड को अलग से देख रहा हूँ। इस रॉड में करंट तो अभी भी जीरो ही होगा, करंट तो जीरो ही होगा। आप ऐसे सोचो करंट जीरो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा कि नहीं? ठीक है भाई, जरूरी थोड़ी ना कि करंट जीरो हो तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सेल्फ इंडक्शन। इंडक्शन क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है। अब वो इंडक्शन की वजह से ईएमएफ आए, उस ईएमएफ की वजह से करंट आए, वो तो पैदा क्यों हो रहा है वो इंडक्शन वाला फिनोमेना? क्योंकि आपने फ्लक्स को बदला है। तो सेल्फ इंडक्शन मतलब किसी एक सिस्टम का खुद का अपोजिशन, सेल्फ इंडक्शन। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पे, एक सिंपल कॉइल है, यही एक कॉइल थी। इस कॉइल ने अपने अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट किया। हाँ, उसकी वैल्यू क्या थी? उसकी वैल्यू क्या थी? ये रही। इस पूरे कॉइल के अंदर आपसे कोई पूछे कि भाई कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा, तो अभी अभी अपन ने देखा है पाई आर स्क्वायर इंटू डीबी अपॉन डी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा इस कॉइल के अंदर। हाँ यार, तो ये इसका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। हाँ, तो अगर सोलेनॉइड की अगर मैं बात करूं, अगर कोई सोलेनॉइड में कोई करंट नहीं जा रहा है, अगर सोलेनॉइड में कोई करंट नहीं जा रहा है, तो जैसे ही मैं करंट उस सोलेनॉइड में से भेजूंगा, क्या वो सोलेनॉइड उसको राजी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं।
जैसे ही करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे आने लग जाएगी, तो वो क्या करेगा, पहले तो खुद एक इंड्यूस करंट अपने अंदर चलाएगा, उसकी वजह से एक अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की कोशिश करेगा। वो जो प्रॉपर्टी होगी उसने अपने खुद ने अंदर जो जनरेट की है वो क्या हो जाएगी, सेल्फ इंडक्शन। किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये सेल्फ इंडक्शन? उसका जो हाव भाव है, उसका जो ज्योमेट्री है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ यार, कैसे? देखो इधर ध्यान से, वो फॉर्मूला ही अपन को डिराइव करना है। सेल्फ इंडक्शन इज नथिंग, उसके नाम में ही उसका अर्थ छुपा है क्या, खुद के द्वारा जो उसने सेल्फ इंडक्शन दिखाया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपके हाथ पांव बांध दूं और फिर आपसे कुछ मादी करूं तो आपका अपोजिशन कैसा होगा, खराब होगा, है ना। और एक आपके हाथ पांव खोल दूं और फिर आओ भाई अब करके दिखाओ, है कि नहीं, देयर विल बी डिफरेंस। तो आपकी ज्योमेट्री अलग है दोनों ही केस में। तो एक बड़ा सोलेनॉइड है, एक छोटा सोलेनॉइड है। तो जो बड़ा सोलेनॉइड है इसका अपोजिशन अकॉर्डिंगली बदलेगा, और एक छोटा सोलेनॉइड है इसका कुछ होगा। तो कुछ फॉर्मूला होना चाहिए जिसके अंदर वो अपोजिशन आए। तो सेल्फ इंडक्शन का सिंबल होता है कैपिटल एल। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये अगर एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ये एक वायर है, सिलेंड्रिकल पोर्शन है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल अपॉन ए। ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ जितनी ज्यादा, एरिया जितना छोटा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। बात समझ में आ रही है? तो सिमिलरली यहां से मैं क्या कर रहा हूं, करंट पास कर रहा हूं, तो करंट को रोकने के लिए इसका रेजिस्टेंस। तो यहां पर सोलेनॉइड में से अगर मैं करंट पास कर रहा हूं तो मैं इस पूरे ज्योमेट्री में से क्या वेरी कर रहा हूं, फ्लक्स। तो वो जो फ्लक्स को वेरी करने का जो अपोजिशन करने वाला जो एक फैक्टर है वो क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्शन। तो यहां पर बताओ मेरे को, यहां पर मैं इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाता हूं V की, तो उसकी वजह से एक I आता है बहुत ज्यादा। हाँ यार, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनलिटी हटा देते तो R आ जाता है। हाँ यार ना। सिमिलरली यहां पर अगर मैं करंट को ज्यादा करूंगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, तो उस फ्लक्स को अपोज करने के लिए एक सेल्फ इंडक्टेंस होगा। तो जो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और जो अपोज करेगा ये माइनस साइन क्या बता रहा है, अपोजिशन। बात समझ आई है नहीं आई? और क्या मैं बोल सकता हूँ, मेरे को तो यहाँ पर प्लस और माइनस की बात नहीं करनी है, ये एज की बात करनी है, मॉड की बात करनी है। तो व्हाट इज फ्लक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इससे फ्लक्स लिंक कितना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एल आ जाएंगे। अगर एल छोटा होगा, अगर एल छोटा होगा तो फ्लक्स और करंट, एल नीचे आ गया, एल नीचे आ गया। तो देखो ध्यान से, ये वाली पूरी एक, अगर अपन को दो चीजों को कंपेयर करना है तो अपन को तीसरी चीज को कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दो अलग अलग कॉइल्स है, दो अलग अलग सोलेनॉइड है, दोनों में सेम करंट पास किया, तो किसमें फ्लक्स ज्यादा चेंज हो रहा है, डिपेंड करेगा दोनों के रेडियस पे। किसका रेडियस ज्यादा है, इसका, तो इसका एल ज्यादा हो जाएगा। ये कांस्टेंट रख दिया मैंने आई, तो फ्लक्स जिसका ज्यादा, एल उसका ज्यादा। अब मेरे को तीन चीजों में कंपेयर करना है, तो एक को कांस्टेंट रखूंगा तभी तो दो को कंपेयर करूंगा। तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, उसका खुद का अपोज करने का प्रॉपर्टी, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ मतलब खुद का, समझ गए, लिखोगे, हेडिंग डाल दी आपने, सेल्फ इंडक्शन, डेफिनेशन लिखेंगे। सेल्फ इंडक्शन इज induction of EMF in a coil due to its own current change. Due to its own current change. Due to its own current change. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, सेल्फ इंडक्शन डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ कॉइल। सेल्फ इंडक्शन डिपेंड्स ऑन
द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल। कैसे, क्या रिलेशन होता है ज्योमेट्री में, लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड। तो एक सोलेनॉइड है यहाँ पर, इसमें कैपिटल एन और स्मॉल एन है। कैपिटल एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये हमेशा फिक्स रहता है। समझ गए नहीं समझ गए? अब देखो इधर ध्यान से, ये एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड से अगर मैंने करंट पास किया तो बताओ इस करंट की वजह से इसके अंदर कुछ फ्लक्स लिंक्ड होगा, बताओ वो फ्लक्स कितना होगा? लेंथ कितनी है? मान लो लेंथ l है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ये तो क्या हो गया n अपॉन l। तो बताओ मेरे को फ्लक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, फ्लक्स टोटल विल बी इक्वल टू व्हाट? एक कॉइल से एक टर्न से अगर फ्लक्स लिंक्ड है 5 तो n से कितना होगा? तो क्या मैं बोल सकता हूँ n 5 विल बी द टोटल फ्लक्स लिंक्ड। एक कॉइल से कितना है 5, तो n से कितना हो जाएगा इतना। और बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n इंटू ये कितना हो जाएगा? ये चीज भी समझ आई है नहीं है? हाँ यार। अब बताओ इस I की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट। अभी तो मैं सिर्फ एक की वजह से बात कर रहा हूँ, तो एक की वजह से कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट इंटू आई। हाँ यार। अब देखो इधर ध्यान से, n इंटू म्यू नॉट इंटू आई इंटू पाई। मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म होती है, कितनी होती है? म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। और एरिया कितना हो गया? पाई। रेडियस मैंने कुछ नहीं बोली है, रेडियस मान लो कुछ आर है। ये चीज समझ आई है? हाँ यार। एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है कितनी? म्यू नॉट एन है। अब इस कैपिटल एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? तो म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर एल। यहाँ तक बात समझ में आई है? तो अगर मैं यहाँ पर इस टोटल फ्लक्स को कंपेयर करूं तो I के अलावा जो भी चीजें हैं वो L को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक सोलेनॉइड का L कितना आ गया? म्यू नॉट एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। L क्या हो गया? वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। बात समझ आई है नहीं आया? म्यू नॉट एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कैसे आया? इस कैपिटल N को मैंने क्या लिख दिया? स्मॉल n इंटू एल, और एक n पहले से यहाँ पर, तो n स्क्वायर। l को इधर दे दिया तो पाई आर स्क्वायर इंटू l, तो वॉल्यूम हो गया। I को साइड में ले गया तो म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर स्क्वायर l इज व्हाट? सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड इज व्हाट? म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। n कौन सा वाला? छोटा वाला। अब वॉल्यूम बड़ा, ज्योमेट्री बड़ी। वॉल्यूम तो क्या बोल सकता हूँ? ज्योमेट्री के ऊपर सीधा सीधा रिलेशन आ रहा है कि रेडियस से कैसे डिपेंड कर रहा है? आर स्क्वायर। लेंथ के कैसे डिपेंड कर रहा है? प्रोपोर्शनल टू एल। अब आप चाहो जैसे उसके अंदर बोल सकते हो कि दो अलग अलग सोलेनॉइड है, उनकी लेंथ सेम है लेकिन रेडियस अलग अलग है, तो बताओ उनके सेल्फ इंडक्शन का रेशियो क्या होगा? या फिर दो सोलेनॉइड है, दोनों की लेंथ अलग अलग है, रेडियस सेम है, उनका सेल्फ इंडक्शन कर लोगे? हाँ यार। तो यहाँ पर अगर लेंथ चेंज कर रहा हूँ तो n अपॉन एल आ रहा है। इस n को भी नहीं भूलना है कि डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में भी l आ रही है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर ऐसे कई सारे सवाल आते हैं नीट के अंदर। वेरिएशन क्या करता है? वो कैपिटल N को वेरी कर देता है, कीपिंग R और L समथिंग समथिंग कांस्टेंट, और फिर पूछ लेता है कि बताओ सेल्फ इंडक्शन का रेशियो क्या होगा? तो स्मॉल n की जगह क्या रखोगे आप? कैपिटल N अपॉन L। L से एक L घट जाएगा, लेकिन R और L तो सेम ही है, लेकिन कैपिटल N अलग अलग है। जिसका कैपिटल N समझ रहे हो ना क्या है? कि भाई जैसे ये इसके ऊपर मैंने 1 2 3 4 ऐसे लपेट दिए और ये डस्टर निकाल दिया, तो ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है ना, ये एक सोलेनॉइड है, उसमें जो टर्न्स है वो कैपिटल N है। इस पूरी लेंथ को उस टर्न से डिवाइड कर देंगे तो वो स्मॉल n आ जाएगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। मेरे ख्याल में याद भी होगा ये तो, बहुत जनों को याद है। किसी को याद रखना, बहुत सवाल आते हैं इसके ऊपर नीट के अंदर, कॉपी कर लो। सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड।
तो सेल्फ इंडक्शन कैपिटल एल म्यू नॉट, अब इसके अलग अलग रूप भी मैं दे सकता हूं, कैसे? म्यू नॉट कैपिटल एल स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, ऐसा भी बोल सकता हूँ। हाँ यार, बट ये सबसे इजी फॉर्म होता है याद करने के लिए। अब यहां पर देखो ध्यान से, नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए, लेंथ आधी कर सकते हैं ऐसे? हाँ कर सकते हैं। ये लो गई नंबर ऑफ टर्न्स, मैंने क्या बोला? डबल कर दिए और लेंथ आधी कर दी, तो ये लो लेंथ आधी कर दी। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? 1 2 3 4 5, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कर दिया। सेल्फ इंडक्शन चेंज हो जाएगा? हाँ चेंज हो जाएगा। इसमें n को भी डबल कर दिया और लेंथ को हाफ कर दिया, मतलब देख रहे हो ध्यान से, बहुत सारे नजदीक नजदीक में। और कॉमन सेंस लगा के देखो, जब बहुत सारे तार नजदीक नजदीक में कर दिए हैं तो इन सबका अपोजिशन स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाएगा? कॉमन सेंस लगा के देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ? अब ये तो बहुत नजदीक नजदीक में, दो करंट कैरिंग वायर अगर नजदीक नजदीक में, दोनों एक साथ अपना कंबाइन इफेक्ट देंगे। अब अपना कंबाइन इफेक्ट इस तरीके से देंगे, जो फ्लक्स आएगा, जो फ्लक्स में चेंज करेंगे, वो यहाँ पर 8 टाइम्स ज्यादा रेजिस्ट करेगा इसके मुकाबले। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू एल, तो ज्योमेट्री कांस्टेंट है, डी आई अपॉन डी टी। ये बात की समझ आई है नहीं है? अगर मैं दोनों के आगे एक माइनस लगा दूं और एक माइनस लगा दूं, तो देखो ध्यान से, ये माइनस डी फाई बाई डी टी क्या हो गया है? माइनस डी फाई बाई डी टी क्या हो गया? इंड्यूस ईएमएफ। एक सोलेनॉइड की वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, EMF induced due to a solenoid is about minus L di upon dt। उसको समझने की कोशिश करो कि ये minus L di upon dt क्या है। आगे आने वाले टाइम पे अपन बार बार सेल्फ इंडक्शन की जगह ऐसे एक सोलेनॉइड नहीं बनाएंगे, अपन क्या करेंगे, बस आपको यही दिखेगा, दिस इज अ इंडक्टर, दिस इज अ इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस कितना है? L। सेल्फ इंडक्शन कितना है? L। इसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो ये इसका इंड्यूस, ये इसका सेल्फ इंडक्शन है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं अगर आपको 3 पिक्चर बताने की कोशिश करूं कि भाई पहला तो क्या है, ये एक इंडक्टर है, इस इंडक्टर से जो करंट आ रहा है वो समय के साथ में इंक्रीज हो रहा है। अगर समय के साथ में इंक्रीज होगा करंट, तो बताओ मेरे को, इस सोलेनॉइड से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज होगी। तो बताओ इसको अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? खराब लगेगा। तो ये क्या कोशिश करेगा कि करंट नहीं बढ़े, और ये अपने आप को कुछ इस प्रकार की बैटरी बनाने की कोशिश करेगा, और इसका ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? L di upon dt। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो आपने माइनस लिखा है, हाँ तो वो देखो ना, लेंस लॉ से मैंने इस बैटरी के टर्मिनल्स इस तरीके से कर दिए हैं कि उनका अपोजिशन है। वही दूसरा केस, यहाँ से आगे आने वाला करंट लेटस से डिक्रीज हो रहा है, तो इसको अच्छा लगेगा नहीं? ये क्या बोलेगा कि नहीं, तेरे में जो भी कमी आ रही है वो मैं पूरी कर दूंगा। कैसे? तेरे को सपोर्ट करके। बात समझ आई या नहीं है? अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगेन L di upon dt। अब आप बोलोगे कि ये तो di upon dt तो करंट कम हो रहा है, नेगेटिव होगा, तो 2 नेगेटिव पॉजिटिव बना लेंगे, तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया। हमको याद कैसे करना है ये कि भाई करंट अगर कम हो रहा है तो ये सपोर्ट करेगा, तो बैटरी के टर्मिनल ऐसे हो जाएंगे। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो बैटरी के टर्मिनल ऐसे हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? और तीसरा केस, अगर पास होने वाला करंट चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ये क्या कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा? नहीं, तो ये सीधा तार के जैसे हो जाएगा, जो भी करंट आएगा उसको जाने देगा। बात समझ आई? तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा इस तीसरे केस में? 0। करंट फिक्स है। तीनों केस समझ गए? हाँ या ना? पक्की बात? इजी? कॉपी कर। हाँ जी, इससे पहले वाले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, पाई इक्वल्स टू Li, हाँ, सो उसमें भी अपोज करेगा ना? वो L जो है वो अपोज वाला ही है, लेकिन अगर मैं चेंज करूंगा तो अपोज करेगा। L तो यही है,
अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो अपोजिशन आएगा, तो ये माइनस आ गया ना। तो सर वहाँ पर भी तो पहले से ही आना चाहिए ना। नहीं, देखो ध्यान से, अगर मैं कोई फ्लक्स में चेंज नहीं कर रहा हूँ, कोई करंट में चेंज नहीं है, तो इस L का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। अगर करंट में चेंज, अगर करंट में बढ़ोतरी हुई तो यहाँ पर एक नेगेटिव आ जाएगा, अगर करंट में कमी हुई तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा। ओवरऑल देखो ना ध्यान से, मैंने तो मैग्नीट्यूड की बात कर दी। ये बैटरी के टर्मिनल्स हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं? करंट कम हो रहा है या ना। यहाँ पर तो मैंने चेंज किया है, तो लेटेस्ट मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर पहले कोई करंट नहीं था, अब करंट आया तो मैंने तो बढ़ाया है, बढ़ाया है तो माइनस आ जाएगा, बढ़ाया है तो माइनस आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा तो इसका ये डायरेक्शन आएगा। समझ गए? पक्की बात। तो सेल्फ इंडक्शन तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जितना बड़ा उतना ज्यादा अपोजिशन। तो कैपेसिटर और इंडक्टर, क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों एकदम अपोजिट है? कैपेसिटर तो क्या बोल रहा था कि भाई कोई करंट नहीं है तो आने दो, और ये क्या बोल रहा है, अगर करंट नहीं है, आ रहा है तो नहीं आने दो। दोनों का नेचर अपोजिट है। चलिए यहाँ तक कॉपी कर लिया। तो जो हमारा कैपिटल L होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, आप कितना लेंथ करोगे, 1 मीटर, 1 मीटर तो बहुत ज्यादा होता है, उसका कम 10 सेंटीमीटर, तो ये वाली वैल्यू छोटी है। रेडियस कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, छोटी होगी, हाँ या ना। म्यू नॉट खुद कितना होगा, 10⁻⁷। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाली वैल्यू तो ओवरऑल छोटी आएगी। आप कितने टर्न्स कर लोगे, 10 सेंटीमीटर के अंदर आप कितने टर्न, 100 टर्न कर लोगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ रेडियस भी छोटी है, लेंथ भी कंपैरेबल है, तो ये वाली वैल्यू टोटल ओवरऑल छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पर एक म्यू नॉट का फैक्टर आ रहा है। तो जो L की वैल्यू होती है वो क्वेश्चन के अंदर कैसी दी हुई होती है, 5 माइक्रो हेनरी, 5 × 10⁻⁻6 हेनरी। जैसे कैपेसिटेंस छोटे छोटे होते थे, याद करो, वैसे यहाँ पर भी इंडक्टर भी छोटे छोटे होते हैं। और कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स और रेजिस्टर्स, ये 3 चीजें ही होती है और इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है ना। ये 3 चीजें ही होती है जो ऑलमोस्ट हर एक सर्किट में यूज होती है। अगर आप लोगों की बात करूं मैं, तो आप लोगों की ये सब चीजें कहां पर आएगी, बायोटेक्नोलॉजी। सारे डिवाइसेस होते हैं, ठीक है ना। किसी को तो उसकी इंजीनियरिंग समझनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, तो उसके लिए सब्जेक्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी। भाई ये जो मशीन्स वगैरह होती है उसमें क्या है, आखिरकार है तो क्या, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही, उसको पढ़ने वाले ब्रांच कौन सी होगी, बायोटेक। और अपने इंजीनियरिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये ब्रांच में हम ये सब चीज़ों के बारे में
डीपली स्टडी करते हैं। मदरबोर्ड हो गया लैपटॉप का, फोन के अंदर का हार्डवेयर हो गया, वो सब आएगा जिसके अंदर ये सब छोटी छोटी चीजें लगी हुई होती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर तो भाई बड़े बड़े मैकेनिक्स लगती है, गाड़ी कैसे चलती है, इंजन, वो वाली बातें हो गई, समझे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ये आएगा। अब एक छोटा सा सवाल करते हैं। क्या सवाल है देखो। देखो इधर, स्विच को जैसे ही क्लोज करो 10 वोल्ट 10 हो, स्विच को क्लोज करते ही करंट क्या, जैसे ही क्लोज किया उस टाइम पर करंट क्या हुआ, बिना पेन उठाए। 1 या 0, दो ही आंसर हो सकते हैं। 0 क्यों? क्योंकि ये क्या बोलेगा कि पहले तो मेरे में से एक भी करंट नहीं जा रहा है, तो ये अपोज करेगा। तो स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे, वहीं अगर मैंने अभी भी आपको जो बात बोली थी कि कैपेसिटर और इंडक्टर का नेचर ऑलमोस्ट अपोजिट होता है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली अपोजिट ही होता है। अगर ऐसा सवाल मैं आपको दे देता, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा करंट बराबर 0 और इसका आंसर होगा करंट बराबर 1 एम्पीयर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एट t equal to 0 कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ zero resistance wire, at t equal to 0 इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वायर। स्टेडी स्टेट पे आपसे कोई पूछेंगे यहाँ पर करंट एट स्टेडी स्टेट, तो आप इधर क्या आंसर दोगे? कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है। यहाँ पर भाई इसने स्टार्टिंग में तो अपोजिशन दिखा दिया, लेकिन धीरे धीरे करके ये बैटरी भेजते जाएगी, करंट भेजते जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर, ये तो t बराबर 0 पर है और स्टेडी स्टेट पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बात समझ आई है? तो ऐसे लिखेंगे, ये पहले ये सब कॉपी करेंगे, उसके बाद में लिखेंगे एट t बराबर 0 इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वायर एंड एट t बराबर इंफिनिटी इट बिहेव्स लाइक अ जीरो रेजिस्टेंस वायर। अब जैसे अपन ने आरसी सर्किट पढ़े थे, वैसे ही अपन LR सर्किट पढ़ेंगे, बट वो आज नहीं पढ़ पाएंगे। सब कुछ कॉपी कर लो। हाँ, वो मैंने नहीं दी, मतलब 0 है। अगर उसकी दी हुई होगी तो 10 प्लस वो कर दें, सीरीज में हो जाएगा। भाई जैसे अपन तारों का रेजिस्टेंस नहीं मानते, ये है क्या? ये तार आया, उस तार को ऐसे घुमा के मैंने शेप देके, है तो यही है और बस। इंडक्टर कोई बहुत अनोखी चीज थोड़ी ना है। वो जो तार पहले सीधा जा रहा था, उस तार को मैंने ऐसे लपेट दिया है इधर से, तो वो एक सोलेनॉइड बन गया। यहाँ पर मैंने फिर भी मेहनत करी है कि यहाँ पर तार के आगे मैंने एक मेटल की पत्ती लगाई है, मैंने एक प्लेट लगाई है और इधर दूसरी प्लेट लगाई है, और फिर चीजें देखी है। यहाँ पर तो बस इसको लपेट के देखिए। वही है ना कि एक धागा होता है, उसको अपन आसानी से तोड़ लेते हैं, लेकिन एक साथ अगर मैं 10 धागे लगा दूंगा तो उसको मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। तो यहाँ पर अपोजिशन पहले तो नहीं था,
लेकिन मैंने जैसे ही ये इसको हल्का सा इसका ओरिएंटेशन या कुछ चेंज किया, चेंज हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन और कर ले, 2 मिनट है, ये मिटा दो। दोनों के आंसर बताओ, गलत मत बोलना बस। t बराबर 0 पर 4 आया। दिव्यानी बताओ कैसे है 4 आया? 5 एम्पियर आएगा ना। अच्छा सॉरी 4 एम्पियर आएगा और t बराबर इन्फिनिटी पे 5 आएगा। 4 से 5 बढ़ गया। क्यों भाई? t बराबर 0 पर तो इंडक्टर कोई करंट नहीं जाने देता है, तो 0 होना चाहिए ना। अरे बोलो ना भाई, कैसे कर रहे हैं अपन? t बराबर 0 पर ये कैसे बिहेव करता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब ओपन सर्किट, मतलब यहाँ से जो भी करंट आना चाहेगा उसको सारे को यहीं से जाना पड़ेगा, इधर से कोई करंट नहीं आएगा। अब जब t बराबर 0 पर इस ब्रांच से कोई करंट नहीं जा रहा है तो सिर्फ ऐसे करंट घूम रहा है, तो 2 और 3 कैसे लगे हुए हैं? सीरीज। इक्विवेलेंट 5 5 20 4 एम्पियर। स्टेडी स्टेट पे कैसे बिहेव कर रहा है? लाइक अ जीरो रेजिस्टेंस वायर। तो 6 और 3 कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल। 6 और 3 का कितना हो जाएगा? 2 2 और 2 सीरीज में कितना हो गया? 4 तो 4 25। समझ गए? हाँ या ना? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नीट। t बराबर 0 पर कैपेसिटर लगा दिया, t बराबर 0 पर इंडक्टर लगा दिया, स्टेडी स्टेट पर बात कर ली। फाइन, चलिए आज के लिए हाँ हाँ बोलो, आ जाओ ऊपर, आ जाओ। ज़्यादा डाउट है?